1977, an election, a nation divided, and allegations that would ignite a political storm. साइट मिशन पाकिस्तान के बाद साल 1976-77 को पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दौर समझा जा सकता है। इस साल कौम ने एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का खात्मा देखा और मुल्क को मार्शल लॉ की तारीकी के हवाले कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि 1970 की दहाई के आखिरी सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही थी। इसकी बुनियादी वजूहात बढ़ती हुई करप्शन, अवाम पर आमिरियत का निफाज, पुलिस का जारहाना रवैया और सेंसरशिप, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की कीमतों में बार बार इजाफा और कुछ सियासी शख्सियात की गैर मामूली सरगर्मियाँ थीं। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से सनतकार और ताजर इंतहाई परेशान थे, क्योंकि यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल, पनाहगाहें, टेक्सटाइल मिल्स और छोटे कारोबार भी नेशनलाइज कर दिए गए थे। इसलिए दरमियाने तबके के सनतकार और सरमायाकार भी हुकूमत से मायूस हो चुके थे। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा भुट्टो को इक़्तिदार में लाने के लिए उठाया गया था, लेकिन वो अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक ये वादे पूरे न कर सके। उनकी नेशनलाइजेशन पॉलिसी ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। भुट्टो इस पॉलिसी के लिए अवामी कबूलियत हासिल ना कर सके, फिर भी पीपीपी के कुछ अराकीन और ट्रेड यूनियन रहनुमा इससे बहुत खुश थे। नेशनलाइजेशन के खिलाफ मुख्तलिफ अवामी हलकों में एहतजाज और शदीद रद्द अमल शुरू हो गए और लोगों ने इसकी वापसी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। इस बुहरान से निकलने और बढ़ती हुई बेचैनी और अफरा तफरी को कम करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम से ताज़ा एहतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया। 5 साल की हुक्मरानी का क्रेडिट लेने के बाद उन्होंने दिसंबर 1976 में आम इंतखाबात का ऐलान किया। ऐलान के फौरन बाद तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें भुट्टो के खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। ये अचानक फैसला उनके लिए गैर मुतवक्के था, फिर भी वो इस तरह की मौके की मुंतज़िर भी थीं। जनवरी 1977 में इंतखाबात का शेड्यूल ऐलान किया गया। कौमी असेंबली के इंतखाबात 7 मार्च को और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात 10 मार्च को होंगे। अपोजिशन रहनुमाओं ने बैठकर तमाम इख्तिलाफात को एक तरफ रखा और भुट्टो के खिलाफ मुत्तहिदा महाज के तौर पर लड़ने का फैसला किया। इस इत्तेहाद का नाम पाकिस्तान नेशनल अलायंस (PNA) रखा गया। उन्होंने इंतखाबी कमीशन से एक ही इंतखाबी निशान की दरखास्त की। 9 अपोजिशन जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हुईं। मौलाना मुफ्ती महमूद को सदर, नवाबजादा नसरुल्ला खान को नायब सदर, नीम अहमद हमदानी को सेक्रेटरी जनरल और पीर पगाड़ा को मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। पीपीपी के तीर के मुकाबले में PNA को हिलाल का निशान अलॉट किया गया। नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातों का ये गैर मुतवक्के इत्तेहाद बिलाशुबह पीपीपी के लिए एक संगीन तशवीश था। उस वक्त तक पीपीपी की कामयाबी की बुनियादी वजह ये थी कि उसके मुखालिफिन तकसीम और मुंतशिर थे। अब पीपीपी को एक मजबूत और मुनज़्ज़म इंतखाबी हिकमत अमली का सामना करना पड़ा। भुट्टो के मशीरों ने उन्हें बताया कि पीपीपी को कौमी असेंबली में किसी भी कीमत पर 2/3 अक्सरियत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ तब ही भुट्टो और पार्टी मजीद 5 साल की हुक्मरानी का जवाज़ दे सकती थी। भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम को भी यही हिदायत दी। नतीजतन पीपीपी के कारकुनों ने तमाम इंतज़ामी और पुलिस वसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि पुलिस अफसरान भी पीपीपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने को यकीनी बनाने के लिए काम करने लगे। जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम तेज़ हुई, भुट्टो और उनकी पार्टी के खिलाफ अवामी रद्द अमल बढ़ता चला गया। नतीजतन अपोजिशन का वोट बैंक नुमाया तौर पर बढ़ गया। PNA के रहनुमा भुट्टो के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे थे और उन्हें यकीन हो गया कि 7 मार्च को अवाम की अक्सरियत उनके खिलाफ वोट देगी। इस सूरत हाल के बावजूद भुट्टो की तकब्बुर इतनी थी कि तमाम सियासी तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़क़ थे कि PNA का ख्वाब पूरा नहीं होगा और पीपीपी यकीनी तौर पर कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। ISI का तज्ज़िया भी यही था। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भेजी गई रिपोर्ट में भी यही हक़ाइक़ बयान किए गए थे। ये भुट्टो की बदकिस्मती थी कि वो मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और अपनी ब्रिगेड में कुछ भतीजे जैसे लोगों की राय और मशवरे पर इन्हिसार कर रहे थे। ये लोग उन्हें किसी भी तरीके से 2/3 अक्सरियत हासिल करने का मशवरा दे रहे थे और इसे हासिल करने के लिए हर किस्म के गैर आइनी और गैर अखलाकी तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। ये भुट्टो की सियासी करियर के खात्मे की इब्तदा थी।
ISI کو موصول ہونے والی کچھ غیر مصدقہ معلومات کے مطابق کچھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ پولیس اور انٹیلیجنس افسران نے بھی ان تجزیوں پر تفصیل سے بحث کی تھی، لیکن بھٹو کے حوالے سے ان میں شدید اختلاف تھا۔ بھٹو خود بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سیاسی زبان میں یہ جمہوری عمل نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ آئینی طور پر یہ درست تھا۔ اپوزیشن نے اسے قسمت کے طور پر قبول کر لیا، لیکن PPP کے کچھ دیگر مرکزی رہنماؤں نے اسے ماڈل کے طور پر لیا اور تمام سیاسی اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو بلا مقابلہ منتخب کروا لیا۔ انٹیلیجنس نے اپوزیشن کو شکست دینے میں فعال کردار ادا کیا۔ مثلاً کچھ PNA رہنماؤں کو نگرانی میں رکھا گیا اور بہت سے کو گرفتار کر کے معلوم جگہوں پر بھیج دیا گیا۔ PPP کے کارکن اتنے مشتعل ہو گئے کہ PNA رہنماؤں کو ریلی کے مقامات تک پہنچنے سے روکنا اور ان کے کارکنوں پر حملے کرنا معمول بن گیا۔ پولیس اور FC کو PNA کی ریلیاں توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سانپ چھوڑنے یا بلڈوزر سے پانی چھڑکنے کی واقعات بھی اخبارات میں رپورٹ ہوئے۔ بہت سے PNA انتخابی دفاتر میں نامزدگی کے کاغذات پھاڑ دیے گئے، آگ لگا دی گئی اور فائرنگ کی گئی، جس سے کچھ کارکن ہلاک ہو گئے۔ ان جابرانہ، غیر جمہوری اور جانبدارانہ اقدامات کی وجہ سے بھٹو کی شخصیت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا اور PPP کی مقبولیت مزید کم ہو گئی۔ آخرکار 7 مارچ کا دن آ گیا۔ ووٹرز کا جوش دیدنی تھا۔ لوگ بڑے جوش و خروش سے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف جا رہے تھے۔ دوپہر کے بعد جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوا، کچھ PPP امیدواروں کو احساس ہوا کہ ان کے بیلٹ باکس کی صورتحال وہ نہیں تھی جو انہوں نے توقع کی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ 1970 طرز کا جادو نہیں تھا اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر پانی ڈال دیا گیا اور PNA کارکنوں میں جوش بڑھ گیا۔ رپورٹس بھی آئیں کہ PPP کے پولنگ ایجنٹوں نے بیلٹ باکس محفوظ جگہوں پر لے جا کر جعلی ووٹ بھرنے کی کوشش کی۔ نامگزر نتیجہ یہ تھا کہ دونوں طرفوں کے درمیان مسلح جھڑپیں اور فائرنگ ہوئی۔ صورتحال خاص طور پر ہیوز، میاں والا اور دیگر اضلاع کے پولنگ اسٹیشنوں پر سنگین تھی۔ قانون و نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور یہ اسٹیشن جنگی میدان بن چکے تھے۔ بہت سے علاقوں میں ووٹروں کے پاس جان بچانے اور ووٹ ڈالے بغیر گھر واپس لوٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انتخابی دھاندلی کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ Nearly 5 decades later, the question still lingers. Was the 1977 election truly rigged, or was it a political storm that spiraled out of control? Tell us what you think.